नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 5 की, जिसका शीर्षक है रेखा एवं कोण। और इसमें हम आज बात करेंगे बच्चों प्रश्नावली 5.1 की। तो आप देख सकते हैं पहला प्रश्न जो है स्क्रीन पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक जो है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पूरक हमें ज्ञात करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पूरक कोण क्या होता है ना। कुछ चीज़ें जो है वो समझ लेना बहुत ज़रूरी है इस प्रश्नावली को हल करने के लिए, ताकि प्रश्नावली जो है हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं अगर आपके सामने बात करूं पूरक कोण की, पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या होता है ना, जब भी आप देखेंगे, जब भी दो कोण जो होते हैं, दो कोणों, तो उनके जो माप होते हैं, है ना, दो कोणों के जो माप हैं, तो आप ऐसा लिख दीजिए, दो कोणों के मापों का योग 90 अंश होता है। कितना होता है? 90 अंश होता है, 90 डिग्री होता है। तब आप कहेंगे कि वो जो है पूरक कोण कहलाते हैं। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसका मतलब क्या है जो ये लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि 90 अंश होता है? भाई मान लीजिए कि एक कोण है ये, और ये है कितने अंश का? मैं आपको बताता हूँ, ये है 30 अंश का। ठीक, फिर एक कोण ले लीजिए ये, इस तरह से, और ये कोण है मान लीजिए 60 अंश का। ये कोण एक हो गया, ये कोण दो हो गया। तो अब इस स्थिति में क्या हो रहा है कि इन दोनों कोणों का जो योग है वो बन जाता है कितना? 90 अंश का। ठीक है, ये दोनों कोणों का जो योग है वो बन जाता है कितना? 90 अंश का। तो ये जो है आप मान लीजिए कि कैसे कोण है? पूरक कोण है, क्योंकि दोनों का जो योग है वो कितना है? 90 अंश। ऐसे जितने भी कोण है ना, जिनको हम अगर मिला दें, जिन दो कोणों को, और उनका जो योग है वो 90 आ रहा हो, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये जो है पूरक कोणों का युग्म है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया पूरक कोण क्या होते हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे से। ठीक, अब देखिए पूरक कोण को हमने समझ लिया कि पूरक कोण क्या है, तो इसके बाद में ना हमें एक और टर्म को समझने की बहुत ज़रूरत है बच्चों, और वो जो है ना वो होते हैं संपूरक कोण। कौन से कोण? संपूरक कोण। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ संपूरक कोण के विषय में। देखिए संपूरक कोण, संपूरक कोण ये क्या होते हैं? दो कोण हम बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, दो कोण हम बनाते हैं। एक कोण मैंने ये बना दिया आपके सामने यहाँ पे 60 अंश का, 60 डिग्री का, और ये एक कोण मैंने आपके सामने यहाँ पे बना दिया 120 अंश का। अब दोनों को मिलाइए जरा, कितना हो जाएगा? क्या 180 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये युग्म, ये कहलाता है बच्चों संपूरक कोण का युग्म, जहाँ पे दो कोण आपस में मिलकर के जो है उनका अगर हम योग कर दें तो 180 होता है, 180 अंश प्राप्त होता है हमें। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कोणों का युग्म है ये कैसा है? ये संपूरक है। संपूरक को इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक, संपूरक कोण क्या होते हैं ये भी हमें समझ में आ गया। क्या इसके अलावा कोई बात हमें समझनी ज़रूरी है यहाँ पे? तो ज़रूरी है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रश्नावली को समझने के लिए ध्यान से समझिएगा।
जैसे मैंने ना ये रेखा खींची और एक ये रेखा खींची, ठीक, ये दो रेखाएं हैं। अब इन दोनों रेखाओं को क्या कर रही हैं, मतलब ये जो दोनों रेखाएं हैं इनको एक रेखा जो है वो इस तरह से काट रही है। किस तरह से, मैं बताता हूँ आपको, इस तरह से, ये। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रतिच्छेद कर रही है रेखा इन दोनों को, दोनों रेखाओं को, वो एक रेखा तो भाई ये हो गई L, एक ये हो गई कौन सी, M, है ना, ठीक है। और ये जो इसको काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, ये जो रेखा है मान लीजिए कि ये P है, ठीक। तो अब इसने इसको इस तरह से प्रतिच्छेद किया तो ये तिर्यक रेखा कहलाएगी, तिर्यक छेदी रेखा कहेंगे इसे। तो ये जो तिर्यक छेदी रेखा है P, इसके द्वारा आप कह लीजिए कि कुछ कोण यहाँ पे बन गए। कौन कौन से कोण बन गए भाई, एक कोण तो ये बन गया, यहाँ पे बन गया ना, इसको हमने नाम दे दिया कोण 1, ठीक। फिर एक कोण ये बन गया, यहाँ पे बना कि नहीं, इसको नाम दे दिया कोण 2। एक कोण ये बन गया यहाँ पे, इसको नाम दे दिया कोण 3। और एक कोण यहाँ पे ये बन गया और इसको हमने नाम दे दिया कोण 4। ऐसे ही यहाँ पे भी बनेंगे तो इसको हम नाम दे देंगे 5, इसको हमने नाम दे दिया ये वाले कोण को 6, इस वाले कोण को हम नाम दे देंगे 8 और ये वाले कोण को हमने नाम दे दिया 7, ठीक। तो अब देखिए समझने वाली बात, ठीक है, समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, ये आपको समझ लेना है यहाँ पे कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ ना, एक पार्टीशन लाइन खींच देता हूँ इस तरह से, अंतःकोण, बताइए यहाँ पे कौन कौन से जो कोण है वो अंतःकोण है। अंतःकोण कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे अंतःकोण मतलब वो कोण जो अंदर की ओर बनते हो, है ना। तो आप देखिए एक तो रेखा L है और एक रेखा M है, तो दोनों के अंदर जो कोण बन रहे हैं वो सारे अंतःकोण है। तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो हो जाएंगे कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। ये जो है ये आपके अंतःकोण हो गए, जो अंदर की ओर बन रहे, भीतर की ओर बन रहे, ठीक। अच्छा, अब जैसे अंतःकोण बताए हैं वैसे ही आप मुझे बाह्य कोण भी बता दीजिए। कोण बताइए, बाह्य कोण, तो बाह्य कोण में आप क्या बोलेंगे, जो बाहर बन रहे हैं, यानी कि 1, 2, 7 और 8, यही है 1, 2, 7, 8, ठीक है, ये बाह्य कोण हो गए, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए संगत कोणों का युग्म, संगत कोणों का युग्म, तो आप मुझे कौन कौन से बताएंगे। आप मुझसे ये कहेंगे ना कि संगत कोण अगर आप पूछ रहे हैं तो एक तो कोण 1 हो गया, देखिए कोण 1 को चित्र में, कोण 1, और इसका संगत हो जाएगा कोण 1 का कोण 5, है कि नहीं। कोण 1 और कोण 5 यही तो होंगे संगत कोण, ठीक है। इसके बाद में एक हो जाएगा, इसी तरह से अगर हम बात करेंगे तो कोण 2 और इसका कोण संगत वाला कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, कोण 6, ठीक। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं और कौन से, तो कोण 3 को ले लेंगे आप, है ना। तो कोण 3 का जो है, सोच के बताइएगा बिल्कुल एकदम, कोण 3 का संगत कोण कौन सा होगा, बिल्कुल सही, वो हो जाएगा कोण 7। और एक और लिख देते हैं कोण 4, बताइए इसका संगत कौन सा होगा, बहुत सही, आप एकदम सही जवाब देते हैं, इसका हो जाएगा कोण 8। ये हो गए संगत कोणों का युग्म। अच्छा, इसके बाद में एक चीज़ और है यहाँ पे, एकांतर, एक के अंतर पर एकांतर अंतःकोण, सोच के बताइए, अंतःकोण बताने हैं वो भी एकांतर वाले, तो अगर कौन कौन से हैं, अंतःकोणों का युग्म, कोणों का युग्म, तो कौन कौन से आ जाएंगे इसके अंतर्गत, इसके अंदर आप बोलेंगे कोण 3 और कोण 6 हो गया एक युग्म तो, और ऐसे ही एक हो जाएगा कोण 4 और कोण 5, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं एकांतर बाह्य कोण बताइए, एकांतर बाह्य कोणों का युग्म बताइए, तो आप क्या बताएंगे, इसमें एक तो कोण 1 बता देंगे आप, ए ही निकल जाता है मेरे मुंह से,
1 और इसके साथ में ये 8 वाला हो जाएगा, है ना, और कोण 8। ठीक, इसके अलावा ऐसे ही बाह्य की बात की तो एक कोण 2 और कोण 7, ये हो गया। ठीक, अच्छा बताइए, ये जो तिर्यक छेदी रेखा है इसके एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म कौन कौन से हैं जो एक ही तरफ बन रहे हैं? तो जैसे एक ये 3 और एक ये 5, ये एक ही तरफ बन गया, और एक ये 4 और एक ये 6, ये एक ही तरफ बन गए। सही कहा ना मैंने? तो इस तरह से हो गया ये। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब हम जो है ये प्रश्नावली को समझ सकते हैं, आसानी से समझने के लिए हम तैयार हैं। तो चलिए फिर देर नहीं करते, समझना शुरू करते हैं, और मैं इसको रफ कर देता हूँ। कुछ बुनियादी चीज़ें अगर हम समझ लेते हैं तो प्रश्नावली को समझना, प्रश्नों को समझना आसान हो जाता है। गणित में कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करता है, अवधारणाएं समझ में आनी चाहिए, सूत्र समझ में आने चाहिए, उसके बाद ही किसी प्रश्न को हल किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात करने को कह रहा है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था इस वीडियो की कि पूरक कोण वो होते हैं जिनके योग से हमें 90 प्राप्त होता है, यानी दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे एक सूत्र लिख देंगे पहले तो। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसमें कहाँ से सूत्र आ गया? तो बताऊँगा, सूत्र है इसमें, मैं बताता हूँ। देखिए, आप लिख दीजिए सबसे पहले, क्या पूछा है प्रश्न में? पूरक कोण पूछा है ना, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा पूरक कोण। पूरक कोण बराबर होता है 90 अंश। भाई अगर एक पूरक कोण दिया हो और दूसरा ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो पूरक कोण निकालने के लिए 90 अंश में से घटाना पड़ेगा जो दिया गया कोण है, तो जो प्राप्त होगा वो पूरक कोण होगा, दूसरा वाला। ठीक, ये सरल सा सूत्र हो गया, है ना, क्योंकि दोनों का योग 90 है तो एक को 90 में से घटा देंगे तो दूसरा मिल ही जाएगा। अब पहले वाले पे आते हैं। पहला दिया है 20 अंश, है ना, पहला दिया है 20 अंश, तो यहाँ लिख दीजिए 20 अंश का पूरक कोण। 20 अंश का पूरक कोण, तो क्या हो जाएगा 20 अंश का पूरक कोण? वही 90 में से घटा देंगे, तो 90 ऋण 20 ही दिया है तो 20 घटा दीजिए, क्या प्राप्त हो गया? 70 अंश। तो यही आपका जो है यहाँ पे बच्चों उत्तर है पहले का, है ना, कितना सरल। चलिए अब दूसरा वाला करते हैं। क्या है दूसरा वाला? 63, है ना, तो लिखिए 63 अंश का पूरक कोण। 63 अंश का पूरक कोण, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? 90 अंश ऋण 63। तो बताइए 90 में से अगर आप 63 घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 27। तो यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक, इसके बाद में तीसरे पर आइए। तीसरा क्या है? 57, तो लिखिए 57 अंश का पूरक कोण। कैसे हल करेंगे अब आप इसे? आप इसे करेंगे 90 अंश ऋण 57, है ना, तो कितना बचेगा? 90 में से अगर आप 57 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 33। तो यही क्या हो गया बच्चों आपका यहाँ पे उत्तर हो गया। स्पष्ट है? तो इस तरह से जो है हमें यहाँ पे हल इसे करना है। प्रश्न क्रमांक 1 को आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही सरल था, बहुत ही सरलता से हमने इसे हल कर दिया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ के बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। अब देखिए, संपूरक ज्ञात करने को कहा है हमसे, है ना। संपूरक क्या होता है? संपूरक कोण वे कोण होते हैं, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिनका योग, जहाँ पर योग जो है वो कितना आता है? 180 आता है। तो अब आप मुझे बताइए, जैसे मैंने अभी आपको प्रश्न क्रमांक 1 करके बताया, अगर प्रश्न क्रमांक 2 में भी हमें एक सूत्र लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम? संपूरक कोण बराबर से, पूरक में क्या लिखा था? 90 ऋण दिया गया कोण, अब इसमें लिख देंगे 180 ऋण दिया गया कोण, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं हम संपूरक कोण बराबर से 180 ऋण दिया गया कोण। ठीक, दिया गया कोण हो गया। तो अब यहाँ पे आइए पहले नंबर पे और लिख दीजिए 105 अंश का
संपूरक कोण, 105 अंश का संपूरक कोण। बताइए क्या होगा 105 अंश का? 180 जो है उसमें से घटा देंगे 105 को, तो कितना बच जाएगा? 180 में से 105 को हटा देंगे तो आ जाएगा 75 अंश, है ना? 75 अंश आ जाएगा और यही जो है बच्चों आपका उत्तर है। ठीक है, इसके बाद दूसरे पे आइए। दूसरा है 87। 87 का संपूरक कोण। अब बताइए क्या करना पड़ेगा? 180 ऋण 87 करना पड़ेगा, तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 93 अंश। यही क्या है बच्चों? हमारा उत्तर है। ठीक, इसके बाद में तीसरा क्या दिया है? 154 अंश। 154 अंश, ठीक है, 154 अंश दिया है, तो 154 अंश का संपूरक कोण क्या हो जाएगा? 180 ऋण 154। अब 180 में से 154 घटा देंगे तो बच जाएगा 26 अंश। तो यही क्या होगा? हमारा उत्तर होगा। तो इस तरह से जो है बच्चों हमें ये दूसरा प्रश्न हल करना है। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसे हल करना है ना? आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की। अब ये है हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 3। क्या लिखा है? लिखा है कोणों के निम्नलिखित युग्मों से पूरक और संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। पहचान कैसे होगी? पहचान करने के लिए हमें दोनों का योग करना पड़ेगा। अगर योग कर देते हैं तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि ये संपूरक है कि पूरक। कैसे भाई? अगर दोनों कोणों का योग 180 आ गया तो वो संपूरक कोण होंगे, और दोनों का योग 90 आया तो वह पूरक कोण होंगे। ठीक है ना? तो अब क्या करेंगे इसको हल करने के लिए? यहाँ पे मैं दो बातें पहले लिख देता हूँ आपके सामने, ध्यान दीजिएगा आप। मैं क्या लिख रहा हूँ? यदि दोनों कोणों का योग 180 हो तो वह संपूरक कोण कहलाते हैं। यदि दोनों कोणों का योग 180 अंश हो तो वह क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। और फिर आप यहाँ पे लिखिए कि यदि दोनों कोणों का योग का योग 90 अंश हो तो वह पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक, ये लिख दिए हमने दो वाक्य यहाँ पे, आपको समझ में भी आ गए होंगे, है ना? ठीक है, तो अब हम एक एक करके हल करते हैं बच्चों प्रश्न को। तो पहला प्रश्न हमारे सामने यहाँ पे ये है 65 अंश और 115 दिया है ना। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे हम इसको इस तरह से हल करेंगे, दोनों को जोड़ के देखेंगे, 65 और 115। अब हम जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है? 5 और 5 10 का 0, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 180 अंश आ गया। 180 अंश प्राप्त हो गया हमें। तो ये पूरक तो नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि इसलिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, है ना? इसलिए यह संपूरक कोणों का युग्म है। ठीक, इसके बाद दूसरे नंबर पर आइए और देखिए अब क्या लिखा है। दूसरा लिखा है 63 और 27। ठीक है, 63 27, तो ये हो जाएगा कितना? 63 और 27 90।
है ना। तो आप लिख दीजिएगा कि इसलिए यह पूरक कोणों का युग्म है। ठीक है, तीसरा क्या दिया है बताइए, 112 और 68। तो 112 और 68 ये कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ लिख दीजिए कि इसलिए यह संपूरक कोणों का युग्म है। फिर चौथे पे आइए, चौथा क्या है बताइए, चौथा है 130 धन 50। 130 धन 50 तो कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए इसलिए यह संपूरक कोणों का युग्म है ना सरल। इसके बाद पांचवे पे आइए, पांचवा क्या है, पांचवा है 45 अंश और 45 अंश। कितना होता है 45 45, 90। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि इसलिए यह पूरक कोणों का युग्म है और 80 और 10, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो आप लिखिए कि इसलिए यह पूरक कोणों का युग्म है। ठीक है, ये पूरक कोणों का युग्म है हो गया। तो इस तरह से जो है हमारा ये प्रश्न क्रमांक 3 बच्चों यहाँ पे हल हो जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में हमें क्या दिया गया है। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। ठीक है, किसके समान हो, पूरक के समान हो। अब भाई देखो एक बात बताओ, पूरक के अगर कोई कोण समान है ना, अपने पूरक के समान लिखा है, तो भाई मतलब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90। तो दोनों ही कोण का मान बराबर है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, लिख दीजिए कि माना कोण तथा, दोनों बराबर ही है ना, तो कोण तथा उसके पूरक का मान बराबर x है। ऐसा मान लो, दोनों अगर बराबर हैं तो दोनों को हमने x मान लिया, मान उसका x है। ठीक है, तो इसीलिए पूरक कोण का सूत्र क्या होगा, x में अगर हम x जोड़ देंगे तो 90 अंश मिल जाएगा। यही है ना कहानी। ठीक है, तो अब बताइए x और x कितने x हो गए, 2x बराबर से 90 अंश। तो इसीलिए x बराबर से कितना हो जाएगा, 90 अंश बटे 2, पक्षांतर करने पर। तो जब 90 बटे 2 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 45, x का मान 45 अंश आ गया। तो अब आप यहाँ पे जो है लिख दीजिए, क्या लिखेंगे आप, अतः 45 का कोण अपने पूरक कोण के समान है। यही होगा, और तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि 45 में 45 जोड़ेंगे तो ही 90 होगा, और तो कोई दूसरी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें वही संख्या जोड़ देंगे तो 90 प्राप्त हो जाएगा हमें, है ना। तो ये जो है अपना हल हो गया बच्चों, उत्तर हो गया। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद में बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। क्या है प्रश्न क्रमांक 5 की, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। तो यहाँ पे भी हमें वही मान लेना है जो भी हमने माना था, है ना। एक ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो, प्रश्न क्रमांक 4 के जैसा ही है, बस उसमें हमने जो है पूरक ज्ञात किया था, इसमें हम संपूरक ज्ञात करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ सबसे पहले लिखना पड़ेगा ना, क्या लिख दें कि माना
कोण x अपने संपूरक कोण के समान है। मान लिया, तो इसलिए क्या हो जाएगा x प्लस एक्स बराबर से 180 अंश, यही होगा ना। क्या है ये? संपूरक कोण। ठीक, तो x और x कितने हो गए? 2x बराबर से 180, तो x बराबर से क्या हो जाएगा? इसीलिए 180 बटे 2, तो 2 एकम 2, 2 दम 18 पक्षांतर करने पर। तो x का मान कितना मिल गया हमें? 90 अंश। ठीक, तो ये हमारा उत्तर हो गया। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए अतः 90 अंश का कोण अपने संपूरक कोण के बराबर है। और यहाँ पे आप इसे लिख दीजिए कि यही आपका उत्तर है, इस तरह से। तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 5 पूरा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 की। लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 6 में, दी गई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक है। ठीक है, देख सकते हैं हम। अब कोण 1 में कमी की जाती है, यानी कोण 1 को छोटा कर देंगे। अच्छा ठीक, तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा? मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ पे आकृति बना देता हूँ जो बोला गया है उस टाइप से। कोण 1 बड़ा था, है ना, पहले कोण 1 जो है वो ऐसा था। ठीक, अब इसमें कमी कर दी, मान लीजिए कि वो कमी इतनी है, अब हमने इतनी कमी इसमें कर दी। ठीक, तो कोण 1 छोटा हो गया, और जितना कोण 1 छोटा हुआ उतना ही कोण 2 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। भाई जितना कोण 1 छोटा होगा उतना ही तो कोण 2 भी बड़ा हो जाएगा ना, उसी मात्रा में बड़ा हो जाएगा। तो क्या अभी भी ये संपूरक है? तो ये यही पूछ रहा है कि परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण संपूरक हैं। क्या परिवर्तन होगा? तो जितनी मात्रा में कोण 1 छोटा होगा उतनी ही मात्रा में कोण 2 बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप इस तरह से जवाब दीजिएगा बच्चों। लिखिएगा, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे कि यदि, सीधे हल लिख रहा हूँ मैं, उत्तर है ना, यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो तब क्या होगा? कोण 2 जो है, कोण 2 के मान में उतनी ही बढ़ोतरी हो जाएगी। क्यों? ताकि इन दोनों कौन कोण 1 और कोण 2 कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग जो है 180 अंश बना रहे। क्यों बना रहे? क्योंकि यह दोनों संपूरक कोण है, इस तरह से। तो ये बच्चों आपका उत्तर हो गया। ठीक, इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर देना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 7 की। प्रश्न क्रमांक 7 है कि क्या 2 ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों, सबसे पहली शर्त है न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? न्यून नाम से स्पष्ट होता है कम, यानी जब दो कोण कह रहा हूँ, जब एक कोण 90 अंश से कम का हो,
तो वो न्यून कोण कहलाता है। अब आप मुझे बताइए, यदि कोई कोण 90 अंश से कम का है और दूसरा भी 90 अंश से कम का है, यानी 89 है मैक्सिमम, है ना, मान लेते हैं, तो 89 को भी हम जोड़ देंगे तो क्या 180 आएगा? नहीं आएगा। और प्रश्न में यही दिया है कि क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं, यानी उन दोनों का योग 180 हो सकता है क्या? तो न्यून कोण में तो ये संभव नहीं है, क्योंकि कम से कम उनका 90 होना तो जरूरी है ना। 90 होंगे तभी दोनों का योग 180 होगा, 90 से कम होने पर तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आप जवाब लिख दीजिए। पहले का क्या लिखेंगे आप? नहीं, क्योंकि लिखिएगा दो न्यून कोणों का योग सदैव, दो न्यून कोणों का योग सदैव 180 से कम होता है, 180 से कम होता है। ठीक, इसके बाद दूसरे पर आ जाइए। अधिक कोण है तो लिखिएगा नहीं, क्योंकि दो अधिक कोणों का योग, दो अधिक कोणों का योग सदैव 180 से अधिक हो जाएगा। भाई न्यून का कम होता है तो अधिक कोण कौन से होते हैं? अधिक कोण तो वही होते हैं ना जिनका जो मान है वो 90 से अधिक होता है। तो 90 से अधिक रहा, मान लो 91 भी है तो भी वो 180 हो ही नहीं पाएगा। 91 मिल जाएंगे तो 182 हो जाएगा, है कि नहीं? तो 180 से अधिक होता है, ये हो गया। तीसरे का जवाब लिखिए, क्या है तीसरा? समकोण है। तो यहाँ पे लिख दीजिए हाँ, समकोण मतलब 90 अंश है। तो आप लिख दीजिए क्योंकि, दोनों को अगर जोड़ देंगे 90 को तो 180 हो ही जाएगा। तो लिखिए क्योंकि दो सम कोणों का योग 180 अंश होता है। इस तरह से ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 7 बच्चों पूरा। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल था प्रश्न क्रमांक 7। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। किस तरह से ये हल होगा प्रश्न क्रमांक 8? देखिए क्या लिखा है। प्रश्न क्रमांक 8 में लिखा है एक कोण 45 अंश से बड़ा है। ठीक है, एक कोण है जो 45 अंश से बड़ा है। फिर आगे लिखा क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा होगा? क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा है या 45 के बराबर है या फिर 45 से छोटा है? सामान्य सी बात का जवाब मुझे दीजिएगा, सामान्य सी बात का जवाब दीजिएगा। अगर एक कोण 45 अंश से बड़ा है, मान लेते हैं कितना है? 46 है। तो अगर उसे पूरक होना है यानी 90 लाना है, तो अब अगर वो 46 है तो बचा हुआ कोण का मान कितना होना चाहिए? 44, यानी 45 से छोटा। तभी तो वो दोनों मिलकर के 90 बनाएंगे। अगर वो 45 से बड़ा होगा यानी 46 होगा तो 45 और 46 मिल जाएंगे तो 91 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। तो ना ही तो वो 45 से बड़ा होना चाहिए और ना ही वो जो है 45 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रश्न में पहले ही दे दिया है कि ये जो पहला वाला कोण है ये 45 नहीं है, ये 45 से बड़ा है। तो आपको बात स्पष्ट हो गई होगी कि हमें जो है यही बताना रहेगा कि वह जो कोण है वो क्या है? 45 से छोटा है। लेकिन हम ऐसा बताने के लिए नहीं, गणित को हल करने के लिए हल करेंगे और आप देखेंगे कि जो हमने उत्तर समझ लिया है वही उत्तर हमारे उत्तर में आएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे हल होगा। लिख दीजिए कि माना, गणित में मानने का बड़ा महत्व है। माना तो पूरक कोण x और y, ये मान लिया हमने कि पूरक कोण जो है x और y है। तो इसलिए अब क्या होगा बच्चों? इसलिए x धन y बराबर कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे हमें दिया है प्रश्न में, क्या दिया है? पहली स्थिति में दिया है कि x जो है वो बड़ा है। किससे बड़ा है? 45 से बड़ा है। x मतलब पहला कोण, लिखा है ना एक कोण 45 से बड़ा है, तो हमने लिख दिया x जो है वो 45 अंश से बड़ा है, ये दिया है। तो दोनों ओर हम y जोड़ देते हैं। अब
दोनों ओर y जोड़ने पर तभी तो प्राप्त होगा। तो कैसे जोड़ देंगे? देखो ऐसे जोड़ देंगे कि x धन y बड़ा है किससे? 45 धन y से। हो गया। चलिए अब मुझे बताइए x धन y बराबर कितना लिखा हमने? 90। तो ये जो x धन y है इसकी जगह पे 90 लिख देते हैं। और ये क्या हो गया? 45 अंश धन y। ठीक। अब देखिए अब क्या करना है, ये 45 को हम इस तरफ ले आते हैं तो ये 90 में से 45 घट जाएगा, बचेगा क्या? y। जैसा प्रश्न में दिया है वैसे ही हल कर रहे हैं हम। तो y का मान कितना आ जाएगा? 45 अंश, इस तरह से। ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि अब ये 45 अंश कैसा दिख रहा है आपको? y से, y जो है इससे क्या है? छोटा है ना? तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अतः इसका पूरक कोण 45 अंश से कम होगा। बताइए क्या यही हमारा उत्तर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल यही है हमारा उत्तर, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था। ठीक है ना? तो इस तरह से बच्चों ये हमारा प्रश्न हल हो गया है। अब जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए और देखेंगे अगले प्रश्न की ओर आएंगे। क्या है? प्रश्न क्रमांक 9 है। लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाई अभी कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। पहला है यदि दो कोण पूरक है तो उनके मापों का योग कितना होगा। भाई अगर दोनों पूरक ही हैं तो मापों का योग तो 90 ही होगा। फिर लिखा है यदि दो कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग कितना होगा? 180 हो जाएगा अगर संपूरक है तो, सप्लीमेंट्री एंगल है तो। फिर लिखा है रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण कैसे होते हैं। भैया बिल्कुल संपूरक होते हैं। हम जानते हैं रैखिक युग्म मतलब क्या होता है ना, हमने पढ़ा है पहले भी। रैखिक युग्म बना रहे मतलब 180 अंश का ही कोण होगा वो दोनों का योग। तो ये हो गया संपूरक। फिर लिखा है यदि दो आसन्न कोण संपूरक है तो क्या होगा। बताइए। अब मैंने तो आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, है ना। तो यहाँ पे ये इसका उल्टा हो गया तीसरे वाले का। अगर आसन्न कोण है और वो संपूरक हैं तो वो इसका मतलब है कि वो रैखिक युग्म बनाते हैं। तो इसमें आ जाएगा रैखिक युग्म। फिर लिखा है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ऊर्ध्वाधर कोण, सम्मुख कोण हमेशा कैसा होगा? बिल्कुल बराबर होगा। बराबर ही तो होगा। ये दो रेखाएं हैं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। पूछ लिया है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कैसा होगा? हमेशा बराबर ही होगा ना। ठीक। इसके बाद में लिखा है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है। ठीक है। तो अब ये एक बिंदु हो गया और ये जो है, ये जो युग्म है ये न्यून कोण है। ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म क्या होगा? सीधी सी बात है, अधिक कोण होगा, है ना। तभी तो 360 होगा भैया। तो अधिक कोण लिख दीजिए। अधिक कोण है, सरल है। तो भैया प्रश्न क्रमांक 9 भी हमारा जो है बड़ी सरलता से जो है यहाँ पे हल हमने कर दिया है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पे, देखते हैं क्या कहानी है। लिखा है संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों को नाम दीजिए। अभी नाम दे देंगे। पहला क्या पूछा है? ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण। ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण लिख देता हूं मैं यहाँ पे पहले वाले में। ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण। अब बताओ ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण की बात कर रहा है तो कौन कौन से आपको दिख रहे हैं जो ऊर्ध्वाधर है और सम्मुख अधिक कोण है? तो मैं तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ। एक तो हो जाएगा आपका, देखिएगा मुझे बताइएगा मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं। AOD ये हो गया और दूसरा इसी के साथ हो जाएगा कौन सा? BOC। ये हैं दो अधिक कोण। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AOD बराबर है किसके? BOC के। ये हो गया। ठीक है। ये AOD में O थोड़ा छोटा दिख रहा है। अब ठीक है, तो इस तरह से हो गया। इसके बाद में दूसरा वाला क्या लिखा है? आसन्न पूरक कोण। क्या लिखा है? आसन्न पूरक कोण।
अब मुझे बताइए आपको इसमें आसन्न पूरक कोण कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, यानी जिनको मिला देने पर 90 होगा। तो एक तो ये और एक ये है ना, ये दोनों कोणों को मिला देंगे तो 90 हो जाएगा ना। तो लिख देते हैं यहाँ पे, क्या लिख दूँ, कोण ए ओ बी, और दूसरा लिख देता हूँ कोण ए ओ ई। ये हो गया। अब तीसरे पे आइए। तीसरा क्या है, समान संपूरक कोण। क्या है तीसरा, समान संपूरक कोण। तो लिख देता हूँ समान संपूरक कोण। समान संपूरक कोण का मतलब क्या है बताइए मुझे। संपूरक मतलब वो जो 180 बना दे, है ना। तो एक तो ये है BOE और एक ये DOE, ये दो। तो बस यही लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, एक तो ये और एक ये। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BOE और एक हो जाएगा DOE। स्पष्ट है। इसके बाद में लिखा हुआ है चौथा, असमान संपूरक कोण, यानी ऐसे बताने हैं जो असमान संपूरक है। अब मैं लिखते जाता हूँ, आप बताइएगा कि ये असमान है, आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, ठीक है। असमान संपूरक कोण बताइए, मैं लिख रहा हूँ, है ना, एक AOE, एक लिखता हूँ मैं यहाँ पे इसी के साथ में EOC। बताइए AOE लिखा मैंने एक, है ना, और एक लिख दिया EOC। ये असमान लेकिन संपूरक है, ठीक। इसके बाद में अगला मैं लिखता हूँ AOD, और इसके साथ में लिख देता हूँ AOD के साथ में DOC। बताइए AOD को देखिए और DOC को देखिए, है। अब इसके बाद में अंतिम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे और बोल के, और इसके बाद लिख देता हूँ AOB। बताइएगा आप AOB और BOC देखिए, BOC को देखिए और AOB को देखिए। ये भी असमान संपूरक कोण है, एक दूसरे के समान नहीं है लेकिन संपूरक है। स्पष्ट है। तो ये हो गया हमारा चौथा। अब पांचवा क्या है, पांचवा है आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते। आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते, और फिर उसमें लिखिएगा, एक हम ले लेते हैं AOB को, और इसी के आसन्न एक कोण ले लेंगे, कौन सा, AOE। बताइए सही है। AOB को देखिए आप, और फिर AOE को देख लीजिए आप। ये रैखिक युग्म नहीं बना रहे लेकिन आसन्न कोण तो है ना। इसके बाद में एक देखिए आप AOE, दिख रहा है आपको, और दूसरा देखिए EOD। क्या ये नहीं है। AOE को देखिए आप और EOD को देखिए आप। आसन्न कोण है ये भी, लेकिन ये रैखिक युग्म नहीं बना रहे, है ना। अब एक जो बचा वाला पेयर है वो लिख दीजिए EOD वाला और COD या DOC वाला। तो दूसरा वाला लिख दीजिए EOD और COD, इस तरह से। तो ये जो है ये बिल्कुल भी जो है आप देख रहे हैं कि रैखिक युग्म यहाँ पे ये नहीं बनाते। हो गया। तो इस तरह से बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 10 भी जो है हमारे यहाँ पे हल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये जो है ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें इसे हल करना है, इस प्रश्नावली को। तो आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा बच्चों अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगली प्रश्नावली के साथ, अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।